नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 10वीं की परीक्षा का पेपर लीक, सीएम के निर्देश के बाद हुआ परीक्षा रद्द और 3 लोग हुए गिरफ्तार। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसान आंदोलन से बीजेपी में डर, कहीं सरक ना जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जनाधार, अमित शाह की जाट नेताओं को सख्त हिदायत। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भाजपा का नेता ही निकला बांग्लादेशी, कांग्रेस बोली ये संघ का जिहाद है। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार में परीक्षा से पहले मैट्रिक पेपर लीक, सीएम के निर्देश के बाद परीक्षा रद्द, 3 लोग गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, बिहार बोर्ड ने शुक्रवार को पहली पाली में ली गई मैट्रिक की सोशल साइंस विषय की परीक्षा को रद्द कर दिया है। पहली पाली का पेपर परीक्षा शुरू होने के पूर्व ही वायरल होने के कारण बोर्ड ने यह निर्णय लिया है। रद्द हुई परीक्षा फिर से 8 मार्च को ली जाएगी। इस परीक्षा में 8 लाख से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया था। पेपर लीक करने के संबंध में जमुई जिले की एसबीआई की झाझा शाखा के 3 कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार बोर्ड के अध्यक्ष से पूरे मामले की जानकारी ली थी और जाँच करने व पेपर लीक बात सही पाए जाने पर परीक्षा रद्द करने का निर्देश दिया था। सीएम ने यह निर्देश विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की ओर से यह मामला उठाए जाने के बाद दिया था। तेजस्वी यादव ने मैट्रिक परीक्षा से सोशल साइंस का पेपर लीक होने की सूचना की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी भी उपस्थित हैं। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन से बीजेपी में डर, कहीं सरक न जाए पश्चिमी यूपी में जनाधार, अमित शाह की जाट नेताओं को सख्त हिदायत। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के विरोध में करीब 2.5 महीने से चल रहे किसान आंदोलन से बीजेपी में बेचैनी दिखने लगी है। पार्टी के रणनीतिकारों को इस बात का अंदेशा है कि कहीं यह आंदोलन जाट बनाम अन्य का न हो जाए। यदि ऐसा हुआ तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाट बाहुल्य मतदाताओं वाले 19 जिलों की 55 विधानसभा सीटें पार्टी के लिए चुनौती बन सकती है। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से दमदार वापसी का प्लान बनी रही योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती है। इसे देखते हुए पार्टी के प्रमुख रणनीतिकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 दिन पूर्व पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत हरियाणा के 40 जाट नेताओं को साथ दिल्ली बुलाकर मंत्रणा की। उनसे स्पष्ट कहा कि अब वे घर न बैठें, सड़क पर उतरें और खाप पंचायतों के बीच जाकर किसान कानून के पक्ष में माहौल बनाकर जाट मतदाताओं को छिटकने से रोकने का प्रयास करें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख जाट नेताओं, खासकर बागपत के सांसद सतपाल सिंह, मुजफ्फरनगर के संजीव बालियान, गाजियाबाद की पूर्व मेयर आशु वर्मा, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजा वर्मा, नरेश सिरोही को अमित शाह ने मीटिंग में बुलाया था। बताया गया है कि शाह ने एक एक करके किसान आंदोलन और इससे पार्टी को होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी ली। बताया गया कि शाह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट समाज के विधायक और सांसदों से इस बात को लेकर नाराज थे कि वे पार्टी का पक्ष मजबूती से नहीं रख पा रहे हैं, जबकि कई नेताओं से बड़बोलेपन से भी पार्टी को नुकसान हो रहा है। उन्होंने हिदायत दी कि वे जो भी सोच समझकर बोलें। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी का नेता ही निकला बांग्लादेशी, कांग्रेस बोली ये है संघ जिहाद। जी हां दोस्तों, एक बांग्लादेशी नागरिक की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने एक ट्वीट कर कहा है कि भाजपा का अल्पसंख्यक सेल का अध्यक्ष बांग्लादेशी निकला, यही भाजपा का संघ जिहाद है क्या? दरअसल जिस नागरिक की गिरफ्तारी हुई है वो उत्तरी मुंबई में बीजेपी के माइनॉरिटी सेल अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहा था। ये व्यक्ति देश में अवैध दस्तावेज के साथ रह रहा था। इस बात का खुलासा जाँच में हुआ है। जाँच में ये पता चला है कि गिरफ्तार किया गया शख्स बीजेपी के माइनॉरिटी सेल अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहा था। इस व्यक्ति की उम्र 24 साल है और पहचान रुबेल जोन शेख के तौर पर हुई है। कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने एक वीडियो शेयर करते हुए कहा, बीजेपी के कुछ नेता गोमाता की तस्करी करते हुए पाए गए थे, कुछ की पहचान आईएसआई एजेंट के तौर पर हुई है। अब ये रुबेल शेख हैं जो बांग्लादेशी नागरिक हैं और बीजेपी में माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहा था। क्या भाजपा के लिए नागरिकता संशोधन कानून में कोई अलग प्रावधान अमित शाह ने किया है? रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। तेल के दाम और दाढ़ी में फर्क होता है साहिब, लगातार बढ़ाए जा रहे हो, वायरल हो रहा तेज प्रताप का ट्वीट। जी हां दोस्तों, आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव का एक ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि तेल के दाम और दाढ़ी में फर्क होता है साहिब, लगातार बढ़ाए जा रहे हो। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी तेल के दाम लगातार बढ़ने पर ट्वीट के जरिए सरकार पर कटाक्ष किया। प्रियंका ने अपने ट्वीट में लिखा कि भाजपा सरकार को सप्ताह के उस दिन का नाम अच्छा दिन कर देना चाहिए जिस दिन डीजल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी न हो। उनका कहना था कि महंगाई की मार के चलते बाकी दिन तो आमजनों के लिए महंगे दिन है। प्रियंका इससे पहले भी तेल के दाम बढ़ने पर सरकार पर अपने शब्द बाण चला चुकी है। उधर सोशल मीडिया पर इस ट्वीट को लेकर लोगों ने जमकर रिएक्शन दिए। कुछ ने तेज प्रताप को चारा घोटाले को याद दिलाई तो कुछ ने बीजेपी सरकार को जमकर आड़े हाथ लिया। मीरा कृष्णा ने लालू यादव के एक पोस्टर के साथ ट्वीट किया कि पेट्रोल के दाम तो बढ़ते हुए दिख रहे हैं पर चारा पुत्रों को वापस नजर नहीं आ रहा, विकास नजर नहीं आ रहा।
जो पैसा पेट्रोल के बढ़ते दामों से सरकार के पास आ रहा है उसका उपयोग देश के विकास में खर्च हो रहा है। लालू के समय तो पूरा पैसा चारा घोटालों में चला जाता था। नीरज नाम के एक यूजर ने तेजस्वी पर कटाक्ष करते हुए लिखा, कम से कम ये बढ़ोतरी देश हित में तो हो रही है, किसी की जेब में तो नहीं जा रही, कोई चारा इंसान तो नहीं खा रहा। सरकार की आलोचना में मोहम्मद मुजीब ने लिखा कि वो जो पहली सरकार में आप लोग मुजरा करते थे सड़क पर, वो देश हित में था क्या। प्रकाश झा ने लिखा कि ऐसा उत्तम क्वालिटी का गांजा कहाँ मिलता है जिसे खाने के बाद आदमी ऐसी बहकी बहकी बातें करने लगता है। एक अन्य यूजर ने लिखा कि जब तेल के दाम 500 रुपए हो जाएंगे तो भी ये अंधभक्त कहेंगे कि ये देश का हित है। इनके चाचा की सरकार जो है उसकी आलोचना तो इनसे होने से ही रही। प्रियंका के ट्वीट कर कुछ लोगों ने अपने अपने हिसाब से रिएक्शन दिए। एक ने लिखा, राजस्थान का बजट हाथी का दांत हो गया है, अभी राज्य की जनता पिछले ही बजट में की गई घोषणाओं का इंतजार कर रही है। राज्य की कांग्रेस सरकार पूरी तरीके से चौपट राजा वाला किरदार निभा रही है। के शास्त्री नाम के यूजर ने सरकार पर तंज कसते हुए लिखा कि बिल्कुल सही कहा आपने दीदी, लेकिन अदानी अंबानी के घर में रोज दिवाली मनाने की जिसने कसम खा रखी हो तो उसे किसान मजदूर और मध्यम वर्ग के घर की हंसी अच्छी नहीं लगेगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सिखों के पाकिस्तान जाने पर रोक से कुंभ पर उठे सवाल, केंद्र के फैसले से बढ़ेगी भाजपा की मुश्किलें। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने साका श्री ननकाना साहिब के शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए पाकिस्तान जाने वाले सिखों के जत्थे पर रोक लगाई है। इस फैसले से पंजाब में धार्मिक माहौल गर्मा गया है। श्री अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया है कि अगर कोरोना के कारण सिखों के पाकिस्तान जाने पर रोक लगाई गई है तो मार्च में हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई जा रही। 1000 सिख श्रद्धालुओं को साका श्री ननकाना साहिब के शताब्दी समारोह में हिस्सा लेने के लिए 18 फरवरी को पाकिस्तान रवाना होना था। रवानगी से मात्र 12 घंटे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने SGPC को पत्र लिखकर सूचित किया कि सुरक्षा को देखते हुए श्रद्धालुओं को पाकिस्तान जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कृषि कानूनों पर पहले ही विरोध का सामना कर रहे भाजपा नेताओं की परेशानी केंद्र के इस फैसले से और बढ़ सकती है। जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि साका श्री ननकाना साहिब के शताब्दी समारोह सिखों के लिए एक ऐतिहासिक पल है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वर्षों से इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं की भावना की केंद्र सरकार को कद्र करनी चाहिए। सरकार को समझना होगा कि सिखों के इतिहास के साथ जुड़ी इस घटना का शताब्दी दिवस 100 वर्ष बाद आएगा। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को सिख इतिहास से जुड़ी 8 किताबों का एक सेट भेजा है। SGPC अध्यक्ष बीबी जागीर कौर ने बताया कि ये किताबें गुरुद्वारा सुधार लहर से संबंधित हैं। प्रधानमंत्री सिख इतिहास की इन किताबों को एक बार पढ़ ले, जत्था पाकिस्तान भेजने पर उनका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने कहा कि केंद्र सरकार का यह फैसला सिख विरोधी है। केंद्र सरकार ने जत्थे के पाकिस्तान जाने पर रोक लगाकर सिखों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। भारत सरकार ने किसान आंदोलन का गुस्सा सिखों पर निकाला है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अभिषेक बनर्जी ने अमित शाह पर ठोका मानहानि का केस, अदालत ने जारी किया समन। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले चल रही राजनीतिक लड़ाई अब कानूनी विवाद में भी तब्दील होती दिख रही है। सूबे की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने होम मिनिस्टर अमित शाह के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया है। इस केस की सुनवाई करते हुए MP MLA की स्पेशल कोर्ट ने अमित शाह को 22 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। हालांकि अमित शाह को व्यक्तिगत पेशी से छूट दी गई है, वह अपने वकील के जरिए भी पक्ष रख सकते हैं। अभिषेक बनर्जी के वकील संजय बसु ने बताया, स्पेशल कोर्ट ने अमित शाह को व्यक्तिगत या फिर अपने वकील के जरिए 22 फरवरी को 10 बजे पेश होने का आदेश दिया है। यह मामला 2018 में एक रैली के दौरान अमित शाह की ओर से अभिषेक बनर्जी पर लगाए गए आरोपों का है। 11 अगस्त 2018 को बीजेपी की युवा स्वाभिमान रैली के दौरान अमित शाह ने ममता बनर्जी के भतीजे पर करप्शन के आरोप लगाए थे। अभिषेक बनर्जी की ओर से दायर मानहानि केस में अमित शाह पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर छवि खराब की है। अमित शाह ने कहा था, नारदा, शारदा, रोज वैली, सिंडिकेट करप्शन, भतीजे का करप्शन, ममता बनर्जी ने लगातार भ्रष्टाचार किए। अमित शाह ने कोलकाता में एक रैली को संबोधित करते हुए यह बात कही थी। इसके अलावा अमित शाह के एक और बयान का अभिषेक बनर्जी ने हवाला दिया है। इस बयान में अमित शाह ने कहा था, बंगाल के गाँव के लोगों को क्या आपके गाँव तक पैसा पहुँचता है? जोर से बताइए, क्या आपके गाँव तक पैसा पहुँचता है? यह कहां चला जाता है? मोदी जी भेजते हैं। आखिर 3,59,000 करोड़ रुपया कहां चला गया? क्या यह भतीजे और सिंडिकेट को गिफ्ट कर दिया गया या फिर तृणमूल कांग्रेस के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया? बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। गुरुवार को ही अमित शाह और ममता बनर्जी की रैलियां थी। इसके अलावा अमित शाह आज भी पश्चिम बंगाल में ही है। ममता बनर्जी ने एक रैली में अमित शाह पर हमला बोलते हुए कहा था कि मुझसे मोर्चा से लेने से पहले अमित शाह चाहे तो मेरे भतीजे अभिषेक से मुकाबला कर सकते हैं। अगर उनकी हिम्मत है तो वह अभिषेक बनर्जी के मुकाबले चुनाव लड़कर दिखाएं। ममता बनर्जी और बीजेपी नेताओं के बीच चल रही जुबानी जंग आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है। पीएम नरेंद्र मोदी भी 25 फरवरी को पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पेट्रोल की आसमान छूती कीमतों के खिलाफ देश भर में होगा आंदोलन।
जी हां दोस्तों, पेट्रोल की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस देश भर में धरना प्रदर्शन करेगी। पार्टी ने अपनी सभी जिला इकाइयों को पत्र लिखकर कहा है कि यह प्रदर्शन प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर आयोजित किए जाएं। पार्टी महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने यह घोषणा करते हुए मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। सुरजेवाला ने आंकड़े देते हुए यह साबित किया कि प्रधानमंत्री मोदी झूठ बोलकर देश को गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस की यूपीए सरकार पर आरोप लगाने वाले मोदी बताएं कि उनकी सरकार के कार्यकाल में घरेलू कच्चे तेल का उत्पादन 53,66,000 मीट्रिक टन कैसे गिर गया। कांग्रेस यूपीए 1 और 2 के कार्यकाल में घरेलू कच्चे तेल का उत्पादन देश के कुल कच्चे तेल की खपत का 23.4% था। मोदी सरकार के 6 सालों में 2014 से 2020 के बीच घरेलू कच्चे तेल का उत्पादन कम होकर 15.8% हो गया है। सच्चाई ये है कि घरेलू कच्चे तेल का उत्पादन साल 2020 में पिछले 18 साल में सबसे निचले पायदान पर है। मोदी के झूठ बोलने की कड़ी आलोचना करते हुए सुरजेवाला ने टिप्पणी की कि मोदी बातें तो बहुत करते हैं पर सच कभी नहीं बोलते। सच्चाई ये है कि कच्चे तेल का घरेलू उत्पादन करने वाली सरकारी कंपनी ONGC का बजट ही मोदी सरकार ने काट दिया। साल 2020-21 में ONGC का बजट 32,501 करोड़ रुपए था। इस साल कम करके 29,800 करोड़ रुपए कर दिया है। यही नहीं, ONGC का कच्चे तेल की खोज का बजट भी साल 2014 में 11,687 करोड़ रुपए था, जो साल 2020 में घटकर 4,330 करोड़ रुपए हो गया है। कांग्रेस की मांग है कि मोदी सरकार तेल की लूट बंद करे तथा देश के 130 करोड़ लोगों को पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती कर राहत दें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यहाँ एसी लगाएंगे, यूपी सरकार से कनेक्शन नहीं मिला तो जनरेटर लगाएंगे, बोले राकेश टिकैत, घर नहीं जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, राकेश टिकैत ने कहा है कि दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा आंदोलन लगातार चलता रहेगा, चाहे गर्मी हो या बरसात। गर्मियों में बॉर्डर पर जनरेटर लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आंदोलन स्थल ही हमारा घर है, सरकार हमें बिजली के कनेक्शन दे, नहीं तो हमें मजबूरी में यहाँ जनरेटर लगवाने पड़ेंगे। टिकैत ने कहा कि पहले यूपी सरकार से बिजली के कनेक्शन मांगा जाएगा और फिर दिल्ली सरकार से। अगर उन्होंने बात नहीं सुनी तो आंदोलन स्थल पर जनरेटर लगाए जाएंगे। सरकार ने किसानों की राह में जो कीले गाड़ी है उन्हें निकाल कर ही वो यहाँ जाएंगे। उनका कहना था कि खेती का काम भी होगा, सरकार बात करेगी तो हमारा संयुक्त मोर्चा ही बात करेगा। आंदोलन में कम होती संख्या पर टिकैत का कहना था कि 2.5 घंटे की दूरी पर किसान बैठे हैं, उनसे कह दिया गया है कि ट्रैक्टर में डीजल भरवा कर रख लो, जब बुलाएं तो कूच कर देना। यूपी में पंचायत चुनाव के सवाल पर उनका कहना था कि चुनाव होते रहते हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। टिकैत का कहना था कि अगर 40% लोग भी वोट देंगे तो भी पंचायत तो चुन ही ली जाएगी। उन्होंने कहा कि अब आंदोलन का दायरा बढ़ाने पर विचार चल रहा है। किसानों की बैठकें महाराष्ट्र, गुजरात और बंगाल में भी होगी। वहां की सरकार क्या कर रही है ये भी पता करेंगे। टिकैत ने किसानों से आह्वान किया कि वे अपने ट्रैक्टर ट्रॉली मजबूत रखें, आंदोलन लगातार चलेगा। उनका कहना था कि एक नजर आंदोलन पर और एक नजर अपने खेत पर रखो। उन्होंने किसानों से कहा कि जब भी विधायक गाँव में आए तो उनसे पूछा जाए कि वह किसान आंदोलन के समर्थन में थे या नहीं। टिकैत ने गुजरात को लेकर कहा कि यह सूबा अभी बंधन में है, उसे भी आजाद कराना है। वहाँ के लोग यदि किसान आंदोलन में आना चाहते हैं तो उन्हें जेल में डाला जा रहा है। अभी भी 120 लोग जेल में हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार तानाशाही पर उतर रही है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान सरकार से आर पार लड़ाई लड़ने से भी पीछे नहीं हटेगा, नरेश टिकैत। जी हां दोस्तों, भाजपा अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि बिना नतीजे के किसानों का आंदोलन वापस नहीं होगा। किसान सरकार से आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है। कस्बा दोघट में गुरुवार को राजेंद्र चौधरी के आवास पर प्रेस वार्ता में भाजपा अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि दिल्ली के रास्तों में किसान बाधा नहीं डाल रहे, बल्कि बाधा सरकार डाल रही है। सरकार द्वारा लागू किए जा रहे नए कृषि कानून किसानों की बर्बादी का कारण है, लेकिन सरकार जबरन किसानों पर थोपना चाहती है। किसान सरकार की हठधर्मिता के सामने नहीं झुकेगा। कानून वापसी पर ही आंदोलन से किसानों की वापसी होगा। इसके लिए किसान सरकार से आर पार लड़ाई लड़ने से भी पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने कहा कि किसान किसी भी तरह का आंदोलन नहीं चाहता, सरकार किसानों को आंदोलन चलाने पर मजबूर कर रही है। दिल्ली के रास्तों में सरकार ने तारबंदी एवं कीले गाड़ रखी है। किसानों ने आने जाने के लिए 2 रास्ते आधी सड़क छोड़ रखी है। हिंसक आंदोलन से किसानों का कोई लेना देना ही नहीं है। किसान शांतिप्रिय आंदोलन चलाते आए हैं। रेल रोके जाने का फैसला संयुक्त किसान मोर्चा का है। किसान उनके अनुसार कदम उठा रहे हैं। किसानों की ताकत पूरे देश में एकजुट है, जिसका समय समय पर किसान प्रमाण भी सरकार को दे रहे हैं। कृषि कानून को लेकर चल रहा किसानों का आंदोलन ऐतिहासिक होगा। उन्होंने कहा कि किसान कानून वापसी पर ही आंदोलन से वापसी होंगे। किसान सरकार की हर नीति से वाकिफ हो चुका है। आंदोलन सरकार की ही देन है। सरकार चाहे तो किसानों की बात मानकर आंदोलन एक दिन में ही खत्म करता सकती है। किसान भी अब अपने घर का कार्य भी करता रहेगा और धरने पर भी समय देता रहेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला। कहा बीजेपी का नाम भयंकर जनलूट पार्टी।
जी हां दोस्तों, देश में लगातार आसमान छूती जा रही पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि मई 2014 से आज तक पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगाकर जनता से 21,50,000 करोड़ रुपए की लूट की गई है। साथ ही कांग्रेस ने बीजेपी को नया नाम भयंकर जनलूट पार्टी दिया है। सुरजेवाला ने कहा कि 11 दिन से लगातार देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही है। 1 मई 2019 के बाद आज तक पेट्रोल की कीमतें 15.21 प्रति लीटर व डीजल की कीमतें 15.33 रुपए प्रति लीटर बढ़ाई जा चुकी है। मोदी सरकार दोनों हाथों में देश की जनता को लूट रही है और उनकी गाढ़ी कमाई पर डाका डाल रही है। कांग्रेस यह मांग करती है कि मोदी सरकार तेल लूट बंद कर देश की जनता को पेट्रोल डीजल के दाम में कटौती कर राहत दे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने पेट्रोल और डीजल के दामों में 200 बार बढ़ोतरी की है। भारत सरकार खुद मानती है कि पेट्रोल की लागत है 32 रुपए, तो इस पर 100 रुपए में क्यों लिए जा रहे हैं। शर्मनाक बात यह है कि पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगा खुली छूट, खुली लूट करने के बावजूद भाजपा सरकार इसका दोष भी कांग्रेस पर मढ़कर अपना पीछा छुड़ाना चाहती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा की 17 सीटों पर जमानत जब्त। जी हां दोस्तों, नगर निगम के 50 वार्डों में 49 सीटों पर चुनावी लंगोटी चढ़ाने वाली भाजपा का प्रदर्शन इस बार इतना निराशाजनक रहा कि 17 सीटों पर जमानत ही जब्त हो गई। इससे भी ज्यादा मायूसी यह थी कि कांग्रेस से राजनीतिक युद्ध करते हुए भाजपाइयों को 30 से ज्यादा सीटों पर तीसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा। कुछ सीटों पर कांग्रेस का मुकाबला सीधे आपसे था। कई सीटों पर कांग्रेस को सीधे शिरोमणि अकाली दल बादल ने टक्कर दी। भाजपा को इतने खराब प्रदर्शन ने निश्चित तौर पर आत्ममंथन करने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि 10 माह बाद ही पंजाब में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। यदि भाजपा अपनी खिसकी हुई जमीन को दोबारा से धरातल पर लाने में सफल न हुई तो विधानसभा चुनाव में हाथ फूल को इसी तरह से मसल सकता है। भाजपा के इन 17 उम्मीदवारों का प्रदर्शन इतना लचर रहा कि जमानत तक जब्त हो गई। इसके अलावा चुनावी आंकड़े बताते हैं कि 30 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस के मुकाबले में भाजपा को तीसरे से चौथे स्थान पर संतोष करना पड़ा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पेट्रोल डीजल की कीमतों से चुनाव वाले राज्यों में बीजेपी की दिक्कतें बढ़ी, जल्द हो सकता है बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने लगातार हो रही वृद्धि से आगामी चुनाव वाले राज्यों में भाजपा की चिंता बढ़ गई है। पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारियों की रविवार को होने वाली बैठक में चुनाव वाले राज्यों के नेता इस मुद्दे को केंद्रीय नेतृत्व के सामने रख सकते हैं। इस बारे में केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे तथ्यों से तो पार्टी नेता सहमत है, लेकिन जनता में जा रहे संदेश विरोधी दलों के मुद्दा बनाने और महंगाई बढ़ने की आशंका बरकरार है। अप्रैल माह में 5 विधानसभाओं के चुनाव से पहले रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुके पेट्रोल डीजल की कीमतों ने इन राज्यों के भाजपा नेताओं के माथे पर शिकन ला दी है। सूत्रों के अनुसार पार्टी की रविवार की बैठक में यह मुद्दा भी चर्चा में आ सकता है। खासकर चुनाव वाले राज्य अलग से इस मुद्दे पर केंद्रीय नेतृत्व का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं और राहत की मांग भी कर सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि भाजपा शासित राज्य इस स्थिति में बड़ा फैसला लेते हुए अपने यहाँ कुछ टैक्स घटा सकते हैं कि जिससे लोगों को कुछ राहत मिले। इससे अन्य राज्यों पर भी दबाव बनेगा और स्थितियां सुधर सकती हैं। हाल ही में राज्य की मेघालय सरकार ने अपने यहाँ कीमतें कम की हैं। कोरोना काल में अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव के बाद केंद्र सरकार शायद ही इन कीमतों में अपनी तरफ से कोई राहत दे। हालांकि वह राज्यों के जरिए कुछ उपाय कर सकती है। हाल ही में सरकार में उच्च स्तर से आए बयान इसी बात के संकेत दे रहे हैं। हर रोज तय होता है दाम। गौरतलब है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक प्रक्रिया के तहत तेल कंपनियां हर रोज तय करती हैं, लेकिन आम आदमी इसे केंद्र सरकार से जोड़कर देखता है। हालांकि इससे मिलने वाले राजस्व में केंद्र और राज्यों दोनों का हिस्सा होता है। भाजपा के एक प्रमुख नेता ने कहा कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कोशिश कर रही है। अगर ओपेक देश उत्पादन बढ़ाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें कम होगी और देश में तेल कंपनियां भी कीमतें घटा सकती हैं। 3 कंपनियां करेंगी मंथन। रसोई गैस की कीमतों को काबू में रखने के उपायों पर विचार करने के लिए शुक्रवार को सार्वजनिक क्षेत्र की तीनों तेल कंपनियों के अधिकारियों की बैठक है। इसके बाद इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम सरकार से चर्चा करेंगी। ऐसे में चुनाव से पहले कीमतों में इजाफे पर विराम लग सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रक्षा खर्च पर राहुल गांधी के सवाल पर मचा हंगामा, बीजेपी सांसदों से तीखी बहस। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी लद्दाख में सीमा विवाद को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इस बीच राहुल ने रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठक के दौरान भी यह मुद्दा उठाया। बैठक में राहुल ने केंद्र और बीजेपी पर निशाना साधा तो वहां जोरदार हंगामा हो गया। दरअसल गुरुवार को रक्षा मंत्रालय से जुड़ी स्थायी समिति की बैठक हुई। यह बैठक आम बजट में रक्षा मंत्रालय से जुड़े प्रावधानों पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी। इस बैठक में विपक्ष के दूसरे नेताओं के साथ राहुल गांधी भी शामिल हुए। सूत्रों ने इंडिया टुडे टीवी को बताया कि यहां राहुल गांधी रक्षा अधिकारियों
और सैनिकों के खर्चों पर एक विस्तृत टिप्पणी करना चाहते थे। इसी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के सांसदों में तीखी बहस हो गई। राहुल के साथ कई और विपक्षी सांसद भी खड़े हो गए। बैठक के दौरान जब राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने लद्दाख में भारत और चीन की सेना के बीच हुए समझौते का मसला भी उठाया। यहाँ उन्होंने अपने पहले वाले आरोपों को दोहराते हुए कहा कि चीनी सेना ने भारत की जमीन पर कब्जा किया है। चूंकि ये बैठक रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति की थी और इसमें आम बजट पर चर्चा होनी थी, लिहाजा समिति के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद जुएल ओराम ने राहुल गांधी को बीच में टोकते हुए टी ब्रेक की याद दिलाई। ओराम ने कहा कि आपने काफी ज्यादा समय ले लिया है। इसी के बाद बैठक का माहौल गर्म हो गया। राहुल और बीजेपी सांसदों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। उठा राफेल का मसला। असल में रक्षा से जुड़ी स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कमेटी के चेयरमैन जुएल ओराम के बीच एक बार फिर तीखी नोकझोंक हुई। सूत्रों के मुताबिक यह तब हुआ जब राहुल गांधी बैठक में चल रही डिमांड फॉर ग्रांट्स की चर्चा के दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत से बातचीत में कुछ सवाल पूछने लगे। रक्षा की तैयारियों को लेकर राहुल गांधी कुछ 5 मिनट बोले ही थे कि चेयरमैन ने उनको टोक दिया। चेयरमैन साहब ने कहा कि उन्होंने काफी सवाल पूछ लिए हैं, वो यही नहीं रुके। उन्होंने राहुल गांधी के सवालों पर प्रश्न लगाते हुए कहा कि वो काफी गैर जरूरी और मुद्दे से हटके सवाल करते हैं। राहुल गांधी ने इस पर चेयरमैन जुएल ओराम से पूछा कि अगर वह यह बता दें कि उनका सवाल कैसे गैर जरूरी है तो वह तुरंत माफी मांग लेंगे। इस पर चेयरमैन ने कोई भी टिप्पणी नहीं की और उसके बाद चाय के लिए ब्रेक हो गया। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।